हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शनल फोर्स। इसके पहले मैं फंडामेंटल फोर्स के बारे में बात कर चुका हूं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो भी प्रमुख फोर्स जो फंडामेंटल फोर्स कहलाते हैं उनके बारे में मैंने बात की है। और आज जो बात करेंगे वो फ्रिक्शनल। तो इसका जो मेरे बताने का जो पैटर्न है यही रहेगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस तरह से। और मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों से बताऊंगा कि दोनों क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे तो होते हैं जो साइंस को इंग्लिश से पढ़ते हैं तो उन्हें हिंदी से समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेना, तो चलिए समझते हैं। और सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस सिलेबस में दिया गया है, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, या और कोई एग्जाम हो, आरआरबी, एसएससी, जो भी एग्जाम है सभी के लिए उपयोगी है जनरल साइंस, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, पहले तो इस पे बात करते हैं। तो जैसे हिंदी में बोलते हैं घर्षण। तो देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, ये जैसे सरफेस है, ये बॉल है, तो आप बॉल को लुढ़का दो ये सरफेस पे, तो कहीं ना कहीं तो जाके रोक ही जाएगी ना अपने आप। तो जैसे बॉल सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस हो गई, ये बॉल है। अब बॉल जा रही है इस सरफेस में, इस डायरेक्शन में, तो ठीक है, मान लीजिए 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी। अब डिपेंड करता है फर्श कैसी। जैसे बिल्कुल आप घास के मैदान में बॉल को लुढ़काओ तो तुरंत रुक जाएगी। जहाँ घास नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब बिना घास के होगी, वहां कुछ और दूरी जाएगी। जहां बिल्कुल चिकना होगा, टाइल्स लगी होगी, वहां और दूरी तक जाएगी, उसे रुकने में और टाइम लगेगा। कहने का मतलब कैसी सरफेस है उसी के अनुसार ये बॉल उतना ही टाइम, उतनी ही दूरी बाद रुक जाएगी। तो इससे एक बात तो क्लियर हुई कि जो बॉल अपने आप बॉल रुकती है बिना फोर्स लगाए, तो कैसे रुक रही है, वो फ्रिक्शन ही फोर्स होता है। कि जो यानी जो सरफेस है, जो बॉल यहाँ को जा रही है, तो सरफेस कैसा लगा रहा है बॉल, उसमें यहाँ को लगा रहा है उल्टा, कि ना जाए, रुक जाए। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के द्वारा लगाएगा उतनी जल्दी वो बॉल रुक जाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिव फोर्स कॉज बाई टू सरफेस स्लाइडिंग अक्रॉस ईच अदर। ठीक है, एक सरफेस है और दूसरी मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की सरफेस है, तो इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो यदि यहाँ को स्लाइड कर रहा है तो सरफेस इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाती है, अपोज करती है, तो वही फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। यानी ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है किसी वस्तु का, उसके अपोजिट लगता है। इसकी आप विशेषताओं में भी लिख सकते हो कि घर्षण बल हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगता है मोशन की, गति के, ठीक है। यानी अपोज, इसका मुख्य काम क्या हुआ, फ्रिक्शन बल का मेन पर्पज क्या हुआ, अपोज मोशन बिटवीन टू सरफेस टचिंग ईच अदर। ठीक है, मोशन को यानी गति को अपोज कर रहा है। देखिए इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो, ये सरफेस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आप पुश कर रहे हो, इसको झेल रहे हो, इसको बोल आपने मान लीजिए धक्का धक्का मारा है इस डायरेक्शन में कि यहाँ को जाए, लेकिन ये जो सरफेस है ऑपोजिट एक फोर्स लगाएगी जिसे फ्रिक्शन बोलेंगे। और यदि मान लीजिए आपने जो धक्का लगाया है वो 5 न्यूटन का है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 10 न्यूटन का है। यानी जो सरफेस फोर्स लगा रही है वो 10 न्यूटन का लगा रही है, और आपने जो लगाया 5, तो ये मूव नहीं करेगा। ये जब तक मूव नहीं करेगा जब तक आप 10 न्यूटन से अधिक का बल नहीं। जैसे ही आपने ये फ्रिक्शन 10 न्यूटन का लगा रहा है, न्यूटन क्या होता है, बल की इकाई, आप देख सकते हो पिछला लेसन, ठीक है। और पुशिंग है 10 न्यूटन लगा दो आप, तो क्या हो जाएगा, रेडी टू मोशन हो जाएगा। और जैसे ही आप 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे, ये मोशन में जब तक आप 10 न्यूटन से ज्यादा बल लगाए रहेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है मोशन करता रहेगा। और जैसे ही आप 10 मोशन से कम लगाएंगे, क्योंकि उसका फ्रिक्शन फोर्स ही है 10, तो वैसे ही वो रुक जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि यदि मोशन में करना है तो फ्रिक्शन से ज्यादा उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका डेफिनेशन हिंदी में क्या होगा, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने से वस्तु का विरोध करता है। आई थिंक अब आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। ये वस्तु है, सरफेस है, ठीक है, ये वस्तु की सरफेस है, आप यहाँ को ढकेल रहे हैं, लेकिन ये सरफेस दूसरी ओर को बल लगा रहा है। तो क्या हुआ, इसका मतलब गति करने से वस्तु को रोकता है या विरोध करता है, इसे घर्षण बल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें खास। इतना दिमाग लगाना है कि जिस डायरेक्शन में वो धक्का दे रहे हैं उसके ऑपोजिट में जो बल लगता है सरफेस के द्वारा, सतह के द्वारा, तो उसे घर्षण कहते हैं। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। इसका मतलब हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन किस स्टेशनर ऑब्जेक्ट
ओके, और सरफेस ऑन विच द सिंपल है, आप इसको ऐसे समझें, जैसे ये डायग्राम देखिए, आप पुश कर रहे हो और ये नीचे सरफेस, मान लीजिए घास का मैदान है, यहाँ बहुत बड़ा बॉक्स रखा है, तो आपने इसको पुश किया, लेकिन जिस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं उसके अपोजिट घास का मैदान उसको नहीं जाने दे रहा, उसके अपोजिट बल लगा रहा है, तो जितना देर आप इसमें बल लगाएंगे उतनी देर वो अपोजिट उसके डायरेक्शन में आप उसको ढकेल नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि यदि आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो या 10 न्यूटन का, तो जब तक नहीं ये हिलेगा, चाहे आप 6 कर दो, चाहे 7 कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो, जब 10 न्यूटन करोगे तब ये हिलेगा। यानी वो बल जो उतना देर, यानी जब वस्तु को किसी सतह पर खिसकने के लिए बल लगाया जाता है और वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसकती है, तो इस स्थिति में दोनों सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक बल कहलाता है। ठीक है, यानी जब तक आप 10 न्यूटन से कम का बल लगाएंगे, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6, 7, 8, 9 न्यूटन तक आपने जब तक बल लगाया वो नहीं खिसका, तो इसे कहते हैं स्थैतिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी रुकी हुई अवस्था में लगा हुआ है, और जैसे ही आपने 10 लगाया वो खिसकना के लिए रेडी हो जाएगा, और 10 से थोड़ा सा भी, जरा सा भी पॉइंट भी ज्यादा किए वो खिसक जाएगा। यानी once the object have already started moving, kinetic friction take over। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा अपोजिट, आपने लगा दिया सीधे सीधे यहाँ 20 न्यूटन का, तो ये चलने लगेगा, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, लेकिन चलने में भी ये 10 न्यूटन लगेगा। यानी ऐसा नहीं कि चलने लगा तो अब बल नहीं लगेगा, चलने में भी ये सरफेस फोर्स लगा अपना फ्रिक्शन फोर्स लगाती रहेगी। यानी आप ये मत समझिए कि जब स्थिर है तब लगा रही, जब वो वस्तु फ्रिक्शन मोशन में है तब भी उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो जब मोशन में लगेगा तो उसे कैनेटिक बोल देंगे, काइनेटिक। ठीक है, यानी जब स्थिर में लग रहा था तो उसे हम बोल देते स्टैटिक, जब मूविंग में लगने लगा फ्रिक्शन फोर्स तो हो गया कैनेटिक। तो यही आपको ध्यान रखना है, यानी कि स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगला टाइप है। पहला था स्टैटिक, दूसरा है स्लाइडिंग, यानी सर्पी। जैसे एक सतह हो गई, एक ब्लॉक रखा है, तो आप इसको जब नीचे को खिसकाएंगे तो ये ब्लॉक क्या होगा, ये जो सरफेस है इसको नीचे को नहीं आने देगी। तो इस टाइप का जो बल लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आप यहाँ को खिसका रहे हैं लेकिन ये सरफेस यहाँ को बल लगा रही है, तो ये स्लाइड करने से रोक रही है ना, इसलिए इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलिए। सिंपल, स्लाइड करवा रहे हो ना आप, तो स्लाइड होने से इसको रोक रही है, तो इसको बोलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स दैट रिस्ट्रिक्ट्स द स्लाइडिंग मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। यानी या एक ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट जो ये नीचे है जो ऊपर है दोनों भी स्लाइड कर सकते हैं, यानी दो पदार्थ के या दो बॉडी के स्लाइड को अपोज करे। या फिर आप बोल दो एक बॉडी है, एक स्थिर है, दूसरी स्लाइड कर रही है, तो उसके स्लाइड को जो अपोज करता है उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सिंपल है, सीधे। ठीक है, जो स्लाइड को रोके स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जो रुकी हुई अवस्था को रोके स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब वस्तु चलने लगे यानी कैनेटिक अवस्था में वो, तो कैनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल है, जैसे में हो वैसे ही अपोज करे उसकी स्थिति को। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण, यानी कि आपको जो मैंने वहां पे बताया स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। अब अगला देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग यानी रोल कर रहा है, यानी लुढ़क रहा है, हिंदी में लुढ़कना बोलते हैं। तो जैसे इसी को आप यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये है, ये सरफेस है, तो यहाँ आप बॉल रख दो तो लुढ़कते जाएगी ना, बॉल रोल करती है। ठीक है, जो पहिया होते हैं वो रोल करते हैं, जो लकड़ी का ब्लॉक है स्लाइड करता है। तो रोलिंग किसके लिए होता है, जैसे बॉल है, टायर है, व्हील है, ये सब रोल करते हैं, ये स्लाइड नहीं करते। ठीक है, तो पहिए के रोल करने में या बॉल को रोल करने में जो रोकता है वो क्या कहलाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। यानी किसी पदार्थ के रोल करने को रोके, द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन व्हेन अ बॉडी रोल ऑन अ सरफेस। जब किसी सरफेस में वस्तु लुढ़कती है तो उसको जो रोकता है रोलिंग फ्रिक्शन होता है, यानी बॉल को, पहिए को, तो रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य लगने वाला बल जो होगा रोलिंग फ्रिक्शन होगा, आपको ध्यान रखना है। अब कोई कहे कि जो फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो देखिए विशेषताएं भी देखिए, ये नेचर ऑफ सरफेस पर निर्भर करता है। यानी एरिया तो ठीक है, नेचर कैसा है ये बहुत मायने रखता है उसका।
ठीक है, कैसे? देखिए जैसे मैंने कहा एक घास का मैदान है, ठीक है, एक घास का मैदान है, इसमें आप बॉल चलाओगे तो कैसी चलेगी आपको ही मालूम है, थोड़ा देर में जाकर रुक जाएगी, एक हो गया। दूसरा मैंने कहा चलो घास नहीं है लेकिन सिंपल कंकड़ वगैरह पड़े हैं, तो वहां यदि आपने बॉल रोकी तो उसकी स्थिति आपको मालूम है कि कुछ देर जाएगी, रुक जाएगी। तो मान लीजिए ऐसा सिंपल कंकड़ पत्थर वाला है यहाँ पे। अब एक बिल्कुल स्मूथ चिकना है तो बॉल इसमें बहुत दूर तक जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, नेचर ऑफ सरफेस पर निर्भर करता है। दूसरा हमेशा ए वाला पॉइंट याद रखना, यदि मल्टीपल चॉइस में कभी आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन उससे भी कम होता है। यानी एक एग्जांपल, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यदि 10 है तो रोलिंग मान लीजिए आप 8 है, तो रोल स्लाइडिंग स्टैटिक 10 है, स्लाइडिंग 8 है, तो रोलिंग हो जाएगा 5 न्यूटन। मतलब कहने का मतलब कभी अरेंज करने को आ जाए तो वो सबसे ज्यादा जो बल लगाना होता है वस्तु को मूव करने में लगाना होता है। जैसे एक ब्लॉक रखा है, अभी रुकी हुई अवस्था है, इसको आपको चलाना है तो ज्यादा बल लगाना पड़े, जब ये चलने लगेगा तो हो सकता है आपको कम बल लगाना पड़े, ठीक है। तो वही है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि रुकी हुई को आगे बढ़ाना है, फिर स्लाइडिंग और सबसे कम रोलिंग, क्योंकि बॉल को लुढ़काना आसान होता है। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, यदि वस्तु इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो तीन विशेषताएं हो गई, आपको ये ध्यान रखना है तीनों विशेषताएं। पहला कि नेचर ऑफ सरफेस पर निर्भर है, और फिर आपको एक क्रम बता देना है, उसके बाद बताना है कि अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है, जिस वस्तु जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके। इट दैट निगेटिव वर्क ऑन बॉडी, यानी हमेशा वस्तु पे उल्टा वर्क करता है, वस्तु जो काम करना चाहती है यदि वो यहाँ जाना चाह रही है तो वो यहाँ यानी अपोजिट वर्क करेगा। और इसकी कैनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा। क्यों कैनेटिक एनर्जी को, कैसे कैनेटिक एनर्जी होती है, मूव करने से जो मिलती है। तो ये वस्तु का मूव करना ही तो रोकता है, गति को ही तो रोकता है, उसको स्थिर अवस्था में लाने की कोशिश करता है। जैसे बॉल फर्श में चल रही है तो आफ्टर समटाइम्स इट विल बी रेस्ट, यानी कि वो उसकी कैनेटिक एनर्जी को जीरो कर देगा। कैनेटिक एनर्जी जब आती है जब कोई बात हिले डोले मूव करे, और जब उसको रोक देगा तो वो कैनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसी प्रकार जो लुब्रिकेट होते हैं, जो बॉल बेरिंग होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये सब क्या होते हैं, इसीलिए लुब्रिकेट लगाते हैं कि जो सरफेस है चिकनापन आ जाए तो फ्रिक्शन कम हो। और आपको ये विशेषता याद रखना है। ठोस और ठोस सतह में सबसे ज्यादा होता है, यदि दो ठोस है, एक है और एक, तो इसमें फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। द्रव लिक्विड और लिक्विड की सरफेस में फ्रिक्शन उसकी तुलना में कम होता है, और सबसे कम होता है एयर और सॉलिड, इन दोनों की सरफेस में फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो विशेषताएं लिखने को आगे तो आई थिंक अब आप लिख पाओगे कि सरफेस के नेचर पे, और एक क्रम बताओगे, उसके बाद बताओगे कि हमेशा अपोजिट लगता है, नेगेटिव वर्क करता है, कैनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करता है। ओके, तो इस तरह से आप लुब्रिकेंट वगैरह यूज करके उसको, ये हो गई सारी विशेषताएं। अब इसके लाभ क्या है, यदि मान लीजिए फ्रिक्शन ना होता तो इससे क्या फायदा है, यदि ना होता तो फायदा क्या है, सॉरी नुकसान क्या होता है, यदि है तो फायदे। तो हम फायदे देख लेते हैं। यदि मनुष्य चलता है ना तो फ्रिक्शन की वजह से चलता है। क्यों, जैसे आपका ये पैर है, ठीक है, ये आपका पैर है, ये उंगली है, तो आप यदि रखोगे तो आप पीछे को झेलते हो हमेशा। यदि आपको आगे जाना है ना तो जमीन आप पीछे को ढकेलते हो, तब आप आगे को जा रहे हो, यानी ये फ्रिक्शन ही है। यदि फ्रिक्शन चिकना, आप ऐसे फील करो ना, यदि एक सरफेस चिकनी है उसमें आप तेल भी डाल दो और चिकनी हो जाएगी, तो गिरने की कितने चांस है। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो स्लिप हो जाओगे आप। तो डिफिकल्ट टू वॉक इन आइस, बर्फ में चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि उसमें घर्षण नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। इसलिए मनुष्य को चलने के लिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। नहीं तो आप इमेज कर लीजिए, एक टाइल्स वाली जमीन है और उसमें आप तेल डालिए, फिर चल के देखिए गिर जाएंगे। यानी कि एक इससे क्या समझ में आया कि चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। इसी प्रकार जैसे केले का छिलका है या बरसात का पानी, उसमें क्यों गिर जाते हैं, इसीलिए गिर जाते हैं क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ही नहीं होता। तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। गाड़ी के पहियों का फिसलना, बरसात हो जाए तो वो क्यों, क्योंकि यदि उनके चिकने हो जाए, पहिया चल चल के चिकने हो जाए, तो क्या होता है कि उनमें फ्रिक्शन कम हो जाता है। यदि देखिए नॉर्मल आप पहिया देखोगे ऐसे, फिर उनमें इस तरह कुछ खांचे कटे रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यदि पहिए चिकने हो जाएंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो फिसलने का, दुर्घटना का चांस बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये हमें राइटिंग, जो हम पेन लिखते हैं ना, पेन जो उससे स्याही निकलती है ना,
तो फ्रिक्शन ना होगा, बिल्कुल चिकना। आप कभी चिकनी टेबल है, बिल्कुल चिकनी टेबल में आप पेन चला कर चलिए, देखिए कभी नहीं। ऐसी कोई टेबल है जो खुरदरी है, लकड़ी की बनी है, खुरदरी है, उसमें पेन चल जाएगा। या आप ऐसे देखिए कि कोई भी आप चिकना, कोई कागज भी है उसमें चिकनी परत चढ़ी होती है तो कभी उसमें पेन नहीं चलता, लेकिन खुरदरा होता है तो पेन चलता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लिखते हैं उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह आप जब माचिस होती है, ठीक है, माचिस है, यहाँ पे आप जब तीली से उसको स्ट्राइक करते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से जलती है। तो ये सारी फ्रिक्शन के फायदे हैं। पेड़ पे चढ़ना, यदि चिकना होगा पेड़ आप कभी नहीं चढ़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन भी पेड़ पे चढ़ने में सहायक होता है। इसके नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि यदि ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो ज्यादा पार्ट्स, जैसे कोई मशीन है ज्यादा खींचेगी, ज्यादा एनर्जी लॉस होगा हीट एनर्जी के रूप में, मशीनों में तोड़ फोड़ भी हो जाती है ज्यादा फ्रिक्शन होने से, ठीक है। गाड़ी चल रही है, बॉल बॉल दौड़ रही है तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो रुक जाएगी, बार बार जल्दी रुकेगी। फ्रिक्शन से कई बार मशीनों से बहुत ज्यादा, वाहनों से बहुत ज्यादा आवाज भी आती है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंजन फ्यूल भी कंज्यूम करने लगते हैं, और स्पीड लिमिट भी बहुत कम हो जाती है, ज्यादा नहीं होती जब ज्यादा फ्रिक्शन होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि इससे नुकसान भी है, जैसे मशीन के पार्ट्स का खराब होना, ज्यादा एनर्जी वेस्ट होना, ज्यादा फ्यूल लगना, आवाज करना, जल्दी मशीनों का इफिशियंसी खत्म हो जाना, खराब हो जाना। तो ये समय समय पर इनमें इनकी जो वो है फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए भी काम किए जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कि आप फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया, जैसे सरफेस को आप स्मॉल बनाओ, मान लीजिए जैसे ऐसे, यदि इस सरफेस में ज्यादा हिस्सा टच है तो इसको खिसकाना आसान नहीं होगा। यदि आप ऐसे करोगे, जैसे ऐसे है कोई ऐसे, तो इसको देखिए थोड़ा सा हिस्सा है ना, मान लीजिए इसमें फिर पहिया लगा दीजिए तो कितना आसान हो जाएगा इसको खिसकाना। तो यही है कि सरफेस को स्मूथ बनाओ, स्मॉल कंटेक्ट में रखो। तो सबसे पहले तो ये चिकना बनाओ, सरफेस को क्या हो, स्मूथर बनाना है। लुब्रिकेंट लगाना है, जैसे स्नेक बोलते हैं, जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, इनका उपयोग करो। फोर्स जो उनमें लग रहा है, एक्टिंग फोर्स उसकी सरफेस पे, उसको रिड्यूस करो, ठीक है। कंटेक्ट बिटवीन रिड्यूस, यानी बिटवीन द सरफेस जो कंटेक्ट है, बहुत ज्यादा कंटेक्ट हो रहा है सरफेस के बीच, रिड्यूस द कंटेक्ट बिटवीन द सरफेस, बहुत ज्यादा एरिया एक दूसरे को टच कर रहा है तो उसको कम करो। साइज और शेप में भी ध्यान दो, ठीक है। साइज शेप कैसे, देखिए मैं साइज शेप का भी बता दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, आप देखिए, आप गूगल सर्च करिए बुलेट ट्रेन। यदि आप सामान्य देखिए, यदि एक ट्रेन है, ये ट्रेन हो गई, ठीक है, ये ट्रेन हो गई, इसकी बोगी हो गई, एक दो तीन बोगी है। यदि इसका इंजन, ट्रेन का इंजन भी इसी तरह होगा तो इसको गति बहुत कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब ये दौड़ इस डायरेक्शन में चलेगी तो एयर के साथ इसका टकराएगी, एयर टकराएगी तो एयर इस डायरेक्शन में इसको रिड्यूस। इसीलिए यदि आप किसी भी देश की बुलेट ट्रेन देखोगे ना तो हमेशा उसका आकार ऐसे होता है, आगे बहुत नुकीली होती है, पतली, ताकि यहाँ इस डायरेक्शन में जब जाए तो एयर जो यहाँ से आए तो एयर के साथ कम एरिया इसका टकराए। जब एरिया कम टकराएगा तो उसका फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम नहीं होगी। इसीलिए हमेशा बुलेट ट्रेन नुकीली बनती है, यानी शेप और साइज हमेशा ध्यान रखना चाहिए यदि आप क्या करना चाह रहे हो, यदि आप फ्रिक्शन के प्रभाव को रोकना चाह रहे हो। तो हमने क्या देखा, फ्रिक्शन क्या है, इसके प्रकार, इसके लाभ, इसकी हानियां, और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। प्री और मेंस दोनों में आ सकता है, तो आप इसको बेहतर तरीके से करिए, नोट करिए और तैयार रखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही यदि उपयोगी लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि और लोगों को भी इसका फायदा मिले। ओके, थैंक यू।